चलिए टेस्ट के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोशिका का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमैटिन जिसमें हरी धारियां होती हैं जो अधिक घना होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो क्रोमैटिन होता है जिसमें हरी धारियां होती हैं उसे कहते हम हेट्रोक्रोमैटिन। क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में होता है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ पे होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना क्या कहलाता है। तो जो कोशिका के भीतर स्थित जो गोलाकार भाग होता है उसे कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक। इसी को केंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक भी इसी को कहते हैं। जिसकी खोज किसने किया था? ऑप्शन तो इसका सी सही हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन क्या है? सही है, नाभिक। नाभिक की खोज किसने किया था? तो नाभिक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो जो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री है उसे हम कहते हैं राइबोसोम को। किसे कहते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम ही क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए राइबोसोम को कोशिका का क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 5 कि कोशिका का शक्ति गृह अर्थात पावर हाउस किसे कहा जाता है। जो कोशिका का पावर हाउस अर्थात शक्ति गृह है वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। ध्यान दीजिएगा, इसी के अंदर चलता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जिसके फलस्वरूप क्या होता है? एटीपी और ग्लूकोज का क्या होता है? निर्माण होता है, जिससे हमें क्या मिलती है? जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और इसकी जो बाहरी दीवारें होते हैं, जो इसकी बाहरी दीवारें होती हैं उसे हम कहते हैं क्रिस्टी। जो बाहरी दीवारें होती हैं उसे हम कहते हैं क्रिस्टी। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब याद रखते हुए चलेंगे। और इसकी खोज भी याद रखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किया था अल्टमैन ने। किसने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है। जो डीएनए के क्रियात्मक खंड हैं उसे कहा जाता है जीन, जिसको हिंदी में कहते हैं पितृक। इसी जीन पे माता पिता के गुण क्या होते हैं? लिखे होते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकता का आधार। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता का आधार। प्रश्न पूछ सकता है कि आनुवांशिकता का आधार किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जो आनुवांशिकता का आधार है वो जीन को कहा जाता है। आनुवांशिकता का आधार किसे कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। जीन की खोज किसने किया था? जीन की खोज किसने किया था? जो जीन का खोज था वो जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जीन की खोज जोहानसन ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये 7वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता। कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता? ध्यान देंगे, केंद्रक,
केंद्रक पशु कोशिका में होता है। कोशिका भित्ति आरएनए प्रोटीन। जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादपों में पाया जाता है, ये केवल पादपों में पाया जाता है, केवल पादपों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लियर? और ये पेड़ पौधों को क्या करता है? पादपों को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये भी याद रखेंगे, जो कवक होता है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अच्छा, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है, जो जीवाणु होता है, जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? देखिए, गुणसूत्र, सूत्रकणिका, ये प्लास्टिक नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ये प्लास्टिड होगा। यहाँ दो बना लेंगे, ये प्लास्टिड है और गोल्जी का। तो जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो प्लास्टिड है, जो केवल पादपों में पाया जाता है, ये जीवों में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? देखिए, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। किससे जाना जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जब कोई भी कोशिकांग मर जाती हैं तो उस पर लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम का क्या कर देता है? छिड़काव कर देता है और उससे गलाकर क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैले के नाम से या फिर इसे एटम बम के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो ये भी याद रखेंगे, लाइसोसोम की जो खोज किया था वो डी डुबे ने किया था। डी डुबे ने किया था लाइसोसोम का खोज। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो अभी ऊपर हमने बताया कि जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वैज्ञानिक और पर्किंजे या पुर्किंजे, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो जो वैज्ञानिक पुर्किंजे थे उनके द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? देखिए, जो पुर्किंजे थे उन्होंने 1839 ईस्वी में, याद रखेंगे, पुर्किंजे 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य की खोज किया था। जीव द्रव्य की खोज किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर, किस शब्दावली का सृजन किया था? तो जीव द्रव्य का सृजन किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए? इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 12, कि पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली पदार्थ से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं? तो जो पादप कोशिका का केंद्रक होता है वो कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 13, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है किस नाम से जाना जाता है? तो जो कोशिकाओं की समूह होती हैं, जो कोशिकाओं की समूह होती हैं उसे कहा जाता है उत्तक।
क्या कहा जाता है? उत्तक उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 14, कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो जो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। और ये किसकी बनी होती है? हमने ऊपर बताया, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये भी हमने बताया, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। जो जीवाणु होता है, जीवाणु, ये भी एक प्रकार का पादप ही है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकिन की बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकिन की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? जो कोशिकीय श्वसन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि मैथियास स्लाइडन एंड थियोडोर श्वान निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। आप लोग केवल इतना याद रखिए कि स्लाइडेन एंड श्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो जो स्लाइडेन एंड श्वान था उसने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। और इसने कहा था कि जो कोशिका होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इसने दोनों व्यक्ति ने क्या कहा कि जो कोशिका होती है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जो कोशिका है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न से कोशिका अंग को समांतर कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है। कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है गोल्जी काय को। इसे ही यातायात पुलिस भी कहा जाता है, यातायात पुलिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 18, कि कोशिका को सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? जो कोशिका की जो भी गतिविधियां होती हैं उसको नियंत्रित करता है केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक कौन करता है? केंद्रक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी नाभिक इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो जो डीएनए होता है सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 20, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? देखिए ऑप्शन है लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, गाल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि सूत्रकणिका का भीतरी अवलन कहलाता है। अभी हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि आधार युग्मन नियम के अनुसार
एडेनिन हमेशा जुड़ा होता है। देखिए एडेनिन AGTC आया, एक तो ट्रिक याद रखेंगे, AGTC आया, यहाँ 2 यहाँ 3। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एडेनिन, ए मतलब एडिमिन, टी मतलब थाइमिन, सी मतलब ग्वानिन और सी मतलब ए मतलब एडिनिन, टी मतलब थाइमिन और जी मतलब ग्वानिन और सी मतलब साइटोसिन। यहाँ देखिए किसको पूछ रहा है, कह रहा है कि एडिनिन हमेशा किससे जुड़ा होता है। देखिए एडिनिन किससे जुड़ा है, थाइमिन से जुड़ा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कहा था हैक्सले ने। किसने कहा था, हैक्सले ने। जीव द्रव्य जो था, जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, जीव द्रव्य की खोज 1839 ईस्वी में किसने किया था, पुरकिंजय ने किया था। किसने किया था, पुरकिंजय ने किया था। देखिए जो जीव द्रव्य था इसका जो 80% भाग होता है वो क्या होता है, जल होता है। 80% भाग क्या होता है, जल होता है। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है कोशिका द्रव और दूसरा होता है केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने देखा था। तो जो डीएनए था उसका द्विहेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड किक नहीं है, क्रिक होगा। क्या होगा, क्रिक होगा। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया। न्यूक्लियस कहते हैं नाभिक को, नाभिक की खोज सर्वप्रथम किसने किया। तो हमने बता दिया कि जो नाभिक था उसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला प्रश्न कर रहा है डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीएनए की जो शर्करा होती है वो होता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ बी कर लेंगे आप लोग, इसका बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। वही प्रश्न रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है। तो जो नाभिक होती है, नाभिक में संरचित धागे जैसी जो संरचना होती है उसे कहा जाता है गुणसूत्र। क्या कहा जाता है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र के अंदर ही क्या पाया जाता है, डीएनए, और डीएनए के अंदर ही क्या पाया जाता है, जीन। ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। जो कोशिका की जो भी गतिविधियां होती हैं वो नियंत्रित होती हैं केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि गुणसूत्र शब्द प्रदान किया गया था। जो गुणसूत्र शब्द था ये दिया था किसने, वाल्डेयर ने। किसने, वाल्डेयर ने। आप मुझे बताएंगे गुणसूत्र शब्द दिया था वाल्डेयर ने, लेकिन जीन शब्द किसने दिया था। जीन शब्द अर्थात जीन की खोज किसने किया था। तो याद रखेंगे जोहानसन। किसने किया था, जोहानसन। जोहानसन ने किया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है कि किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस कोशिकांग का
नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। तो भोजन से ऊर्जा मुक्त करने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का है। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो जो प्रोटीन संश्लेषण है राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। जो सबसे छोटी कोशिका होती है, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। ये पूछता कि मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो आंसर क्या हो जाता है इसका? शुक्राणु इसका आंसर हो जाता है। क्या है? मानव की सबसे छोटी कोशिका। मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है कि उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। जो कोशिका विभाजन का काम करता है वो करता है सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। कौन करता है? सेंट्रोसोम, जिसे हिंदी में तारक काय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? तो सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है वो होता है यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत में। और सबसे कम कहाँ पे होता है? तो वो होता है मस्तिष्क में। सबसे अधिक कहाँ होता है? यकृत में। और सबसे कम कहाँ होता है? मस्तिष्क में कोशिका विभाजन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है? हमने इसका आंसर पहले ही बता दिया कि जो आनुवांशिकता की इकाई होता है वो क्या होता है? जीन होता है। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 कर रहा है कि कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। एक प्रश्न रिपीट हो गया है, इसका आंसर नाभिकता। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 38, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है न्यूक्लियस। शायद ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 39 कर रहा है कि मानव में कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 46। कितनी होती है? 46। अगला प्रश्न कर रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति से कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। यदि राइबोसोम नहीं होगा तो फिर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देंगे, सत्य और असत्य में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। क्या पूछा है? असत्य पूछा। करा है कि कुंडली में गहरे चौड़े खांचे और छिछले संकीर्ण छोटे खांचे होते हैं। सही बात है। दोनों तंतु प्रति समांतर चलते हैं। प्रत्येक 34 डिग्री के एंगल पर पूर्ण घुमाव होता है। और अगला कह रहा है कि 3 हाइड्रोजन बंधुओं के द्वारा थाइमिन तथा एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधुओं के द्वारा साइटोसिन के साथ गुआनिन संगठित हो सकता है। याद रखिएगा अभी हमने बताया AGTC आया, AGTC आया।
यहाँ 3। देखिए एडिनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से बंधा हुआ है, और प्रश्न ऑप्शन क्या कर रहा है कि 3 हाइड्रोजन के साथ थाइमिन और एडिमिन। देखिए थाइमिन और एडिमिन को कह रहा है 3 के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एडिनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे हुए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। और गलत ही पूछ रहा था कि कौन गलत है, तो गलत कौन है, डी है, अर्थात दिए गए प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो होता है डिम्ब। क्या होता है, डिम्ब होता है। अगला प्रश्न कर रहा है डिम्ब मतलब क्या होता है, डिम्ब मतलब अंडाणु, ये भी याद रखेंगे। डिम्ब मतलब क्या, अंडाणु। अगला प्रश्न कर रहा है कि 2 जीनोम से अधिक वाला जीव क्या कहलाता है। जो 2 जीनोम से अधिक जीनोम वाला जीव होता है उसे कहते हैं द्विगुणित। क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 45 का रहा है कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। देखिए सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज हुई थी वो हुआ था 1665 में। 1665 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, जिस कारण रॉबर्ट हुक को कहा जाता है कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। किसे, रॉबर्ट हुक को। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था वो कोशिकाएं कैसी थी, मृत कोशिका थी। ये कोशिकाएं मृत कोशिका थी। बात ये उठ जाती है कि जब रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा वो मृत कोशिका थी, तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने किया। तो याद रखेंगे 1665 के 9 साल बाद अर्थात 1674 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था ल्यूमेनहॉक। ल्यूमेनहॉक ने ही सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज किए थे। कौन सी कोशिका, सजीव कोशिका की खोज किए थे। कौन, ल्यूमेनहॉक। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित था। तो जो कोशिका होता है, कोशिका के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका में होता है। जो डीएनए होता है कहाँ पे होता है, तो जो डीएनए होता है वो केंद्रक में होता है, और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49 करें कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है जेई साल, कार्ल बेंडा, चार्ल्स लेब्रन, एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द था वो दिया था कार्ल बेंडा ने, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है कि कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। तो जो कोशिकाओं में सबसे अधिक पदार्थ होता है 70% या उससे एवं 80% में जो होता है वो होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन होता है। चलिए आज के 50 प्रश्न को हमने क्या किया, कवर किया।